मार्केट के अंदर टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग का दिन है। कुछ बड़े शेयर्स ने इंडाइसिस को नीचे किया। ओवरऑल मार्केट का मूड और माहौल भी इंडाइसिस को देख के ही बनता है और वो भी थोड़ा ख़राब होता हुआ दिखा। आज हमने गैप डाउन भी किया था, तो ये गिरावट आज गैप डाउन प्लस एक्सटेंशन की है। और ठीक उससे पहले एक दिन पहले आपने देखा होगा छुट्टी से अनवाइंडिंग का प्रेशर निफ्टी और बैंक निफ्टी को घेरता हुआ नजर आ रहा था। आज दिन भर में एक बार भी ऐसा मौका नहीं मिला जब निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अटेम्प्ट ली हो ऊपर आने की, क्योंकि बड़े शेयरों का दबदबा इन दोनों को अटेम्प्ट लेने ही नहीं दे रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एफआईज की होल्डिंग आज फिर से जाकर चेक करनी होगी, हालांकि अभी तक तो 65% के आसपास चल रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से क्या बाजार महंगे हैं, क्या सस्ते हैं? नहीं, ना बाजार महंगे हैं ना सस्ते हैं। पुट कॉल रेशियो बता रही है कि फेयर वैल्यूड है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, ऑप्शंस वालों को थोड़ा संभल कर ट्रेड करना चाहिए। ये मार्केट की शेकिंग हो रही है। इस शेक के अंदर छोटी और दो बड़ी रेंज है, जैसे 19,800 से लेके 20,200 की रेंज, ये बड़ी रेंज है, और छोटी रेंज 20,000 से 20,200 की रेंज है। इसके बीच में मार्केट कई बार ट्रेड करता है। खैर, हम और ज़रा इस पर आज नहीं बात रखेंगे। आपने ओवरऑल मार्केट की तस्वीर देखी रखी है, क्योंकि आज मेहमानों का पैनल बहुत ही शानदार हमारे साथ है। काफ़ी दिनों बाद एक खास मेहमान दलजीत सिंह कोहली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे करेंगे बातचीत। अंशुल जैन भी होंगे, सुदीप शाह भी होंगे। अभिषेक, दिलजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो बाजार में हम देख रहे हैं कि कमजोरी हो और बड़े शेयरों की चलती गिरावट आई है। एचडीएफसी बैंक का शेयर 4% टूट गया। मार्जिन पर प्रेशर की आशंका है और रिलायंस में जो ब्लॉक डील लगी है उसका असर दिख रहा है बाजार पर। और शुरुआती जो कमजोरी थी उससे बाजार बिल्कुल नहीं उभरा और गिरावट वहां से लगातार बढ़ती गई। अपने मेहमानों को जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं और आपको आखिरी घंटे के सत्र में क्या करना चाहिए। दलजीत जी, आपका बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। सबसे पहले सर शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि 20,200 के स्तर हमने देखे और कहीं ना कहीं ये चिंता थी और सवाल भी थे कि अच्छा 20,000 तो आ गया, इसके बाद बाजार कितनी रफ्तार से चलेगा या फिर प्रॉफिट टेकिंग आएगी। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम ये दो शेयरों के चलते आज मूड खराब होता हुआ देख रहे हैं, ये डिसरप्शन क्या लगता है आपको थोड़ा और बढ़ेगा? और अगर आगे बढ़े तो क्या लोअर लेवल पर बाइंग का मौका रहेगा या फिर अभी थोड़ा सा स्थिरता का वेट करना चाहिए? आफ्टरनून। देखिए, एक तो बात हमें ये समझनी चाहिए कि पिछले 4 या 5 महीने से आई थिंक अप्रैल ऑनवर्ड्स जो मार्केट ने रैली पकड़ी है, तो वहां पर कहीं भी ब्रीदर नहीं आया कोई। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में हमेशा चलता रहे। तो बहुत सारे जो ट्रिगर पॉइंट्स थे वो सब धीरे धीरे करके प्ले आउट हो गए। तो अब यहाँ से मार्केट को देखना है कि भाई क्या आगे क्या होना है। जैसे आपने कहा 20,000 क्रॉस कर दिया, फिर इसके आगे क्या है। तो उसके आगे का देखने के लिए हमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है अर्निंग्स। नो, तो निफ्टी की अर्निंग्स या फिर ब्रॉडर मार्केट के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनकी अर्निंग्स कैसी है। तो अगर Q1 के नंबर्स हम देखें तो वहां पे कोई ऐसा इशू नहीं है, नंबर्स अच्छे हैं और जो 15 से 16% की ग्रोथ सब लोग मान के चल रहे हैं वो एक्सपेक्टेड है, तो वो आएगी। अब तो वो एक तरीके से फैक्टर इन हो गई 20,000 में। उसके बाद कोई गवर्नमेंट सपोर्ट, कोई नए प्रोजेक्ट्स, अनाउंसमेंट्स, कुछ चीजें, तो ये पार्लियामेंट सेशन एक ऑफिंग में था, तो वहां से कुछ था कि शायद ये स्पेशल सेशन कुछ नया अनाउंसमेंट करने के लिए है। तो वो देखा कि कोई ऐसा मेजर मार्केट रिलेटेड अनाउंसमेंट नहीं है। बाकी एक डेमोक्रेसी रिलेटेड बहुत कुछ होगा, बट मार्केट रिलेटेड नहीं है। तो और तीसरी चीज हो गई अब फेड का एक्शन प्लान। तो आज जो फेड की यूएस फेड की मीटिंग है उसका भी अब इंतजार है आज और कल में कि वो क्या करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन जनरली ये है कि वो अभी शायद रेट और नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कमेंट्री को अपनी जो है वो ऐसे ही हॉकिश रखेंगे, क्योंकि वहां पर भी डेटा पॉइंट्स इस तरीके के हैं और क्रूड और डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं कि वो बढ़ रहा है। तो मार्केट के पास इस समय काफी सारे रीजन है प्रॉफिट बुकिंग के। तो और 4 महीने में आपने इतना जबरदस्त मूवमेंट देख लिया इंडेक्स लेवल पे भी और ब्रॉडर मार्केट के लेवल पे भी, तो नेचुरल सी टेंडेंसी होगी कि जो घर में प्रॉफिट आ रहा है पहले उसको तो बांध ले, फिर उसके बाद आगे के बारे में सोचेंगे। तो ये एक ब्रीदर मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम वन वे चलते जाएंगे तो बबल टेरिटरी में चले जाएंगे। तो वो अच्छी बात है कि हम वहां पर नहीं गए और एक उसमें पहले ही एक थोड़ा ब्रेक लेकर के जी थोड़ा सांस लेकर के चलेंगे। तो आई थिंक ये हम इसको पॉजिटिवली देख जी, रहे हैं। जहां तक आपने पूछा कि फ्यूचर के बारे में क्या व्यू है, ठीक है तो सर। हम बहुत पॉजिटिव है। ठीक है सर, ठीक है, चलिए बाजार पर और आगे चर्चा बढ़ाएंगे और आपकी ट्रेड के लिए शेयर भी जानेंगे अपनी एक्सपर्ट से। लेकिन अभी चलेंगे हम छत्तीसगढ़, जो चल रहा है मिरर नाउ समिट, और छत्तीसगढ़ के ग्रोथ और विकास के एजेंडे पर वहां पर
दिलचस्प चर्चा हो रही है, आइए सुनते हैं। अफेक्टेड एरियाज में कितने चैलेंजेस आते हैं और कैसे हम हेल्थ केयर वहां तक पहुंचाते हैं अपने लोगों को? सर, डॉक्टर सर। As you know, there are two problems. One is, as you said, the Naxal issue, and another is the difficult terrain. Both are combined because that's why the Naxalism is there. Because the administration is not able to reach, as the earlier our speakers said also, that there are areas where nobody has reached yet. It is a very strange. After so many years of independence, we have not reached to the last mile of the people. So we have not reached there. We don't know what is happening there. But the efforts have been made to make this as a through Gram Panchayat and all these smaller units. We actually, you must be knowing this Anganwadi and Asha program across the country. Actually, this Asha program has been initiated from Chhattisgarh. Here they are called Mitanin. That concept has been now accepted by the government, and all over the country this concept. They are the local people who are taking the basic care of the people. So that is the only way you can tackle the so big population and wide and spread population. सर, डॉक्टर गुप्ता, डिजिटली क्या पहुंच पाया है नक्सल इफेक्टेड एरियाज में हेल्थ केयर? क्या डिजिटल माध्यम हेल्पफुल रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड? देखिए, डिजिटल तो बहुत आसान है। कोविड के समय बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए एंड वी हैव बीन एबल टू take this successfully, this home isolation program through digital mode only. The doctors have been able to give the consultation, teleconsultation through digital mode. I think the new generation of health workers have studied the digital mode of health delivery system very well, and this is the system which is in which we have seen the future of the healthcare. Regarding the education and in the digital mode and the healthcare delivery system, I think the government has to shift to this mode only because it is cheaper and easily reachable to the far-flung area of Chhattisgarh and any part of the country. Okay, my next question is for both of you. Mental health एक ऐसा कंसर्न है, एक ऐसा चैलेंज है जो हमेशा से रहा है, पर शायद अब उसकी बात अब होने लगी है। अब नहीं समझा जाता कि टबू है। अगर कोई आपको बोले कि डिप्रेशन है या कोई मेंटल हेल्थ कंसर्न है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, ये टबू नहीं माना जाता है अब उतना जितना पहले शायद माना जाता था। मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज कैसे किया है छत्तीसगढ़ ने? क्या स्टेप्स लिए गए हैं और क्या चैलेंजेस आते हैं आपको लोगों को समझाने में कि मेंटल हेल्थ एक ऐसा कंसर्न है, एक ऐसा डिजीज है जो हमें दिखाई नहीं देता है बट वो एग्जिस्ट करता है? डॉक्टर सिन्हा, आपसे। Very true. Recognition, actually it was ignored. Basically the families, there was a taboo and people ignored that there was any mental issue. Mild or severe. Mild were usually not, they are not visible to the people, but gradually because these problems are growing at a very big speed because of our technology is also responsible for that, and the stress, day-to-day stress. Now this stress which was not in the rural area or the remote area, because of this technology and aspirations, actually the aspirations in our country, particularly now the children, you must be watching, the children are committing suicide just before they are, because we think we have to teach our people also, don't put pressure on anybody. When particularly the children, they are more susceptible, and it goes up to the medical college also. There are people. ये छत्तीसगढ़ के विकास के एजेंडे पर खास चर्चा हो रही है और हम आपको वहीं पे लेके गए थे अभी, और वहाँ से आपने काफ़ी हद तक एक अहम बातें भी सुनी होंगी। जब भी मौका लगेगा फिर से आपको वहीं लेके चलेंगे, लेकिन इस बीच दो टेक्निकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ध्वनि पटेल हैं और सुदीप शाह हैं। सुदीप सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ध्वनि, आपका भी शुक्रिया आज समय देने के लिए। क्यों ना हम BTST या फिर आपके ट्रेडिंग कॉल से पहले शुरुआत करें? हम तो पूछेंगे, 1 घंटा तो हम आपसे शेयर ही पूछेंगे ना। तो धोनी, आप पहले ये काम कीजिए, आपकी जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए। ध्वनि, आपको ना अपना ऑडियो को अनम्यूट करना होगा ताकि आपकी ध्वनि हम तक आ पाए।
गुड आफ्टरनून डिम्पी। यहाँ पे अब मुझे लगता है मेरी ध्वनि आप पे से अच्छे से पहुंच रही है। सो आईटीसी बिल्कुल का आ रही है, स्टॉक बहुत अच्छे जो से आ रही है। सो आईटीसी का स्टॉक है जो यहाँ पे मेरी पहली पिक रहेगी। एक डिफेंसिव सेक्टर से यहाँ पे पिक ली गई है। ओवरऑल मार्केट का जो यहाँ पे नजरिया बन रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए इसको लिया गया है। आईटीसी का स्टॉक है, इसको आपको करंट लेवल से बाय करना है। स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ अच्छा एक सपोर्ट यहाँ पे बना रखा है और वहां से कॉन्स्टेंटली हमें एक स्लो मोमेंटम में बट अपवर्ड राइज यहाँ पे दे रहा है। तो आपको करंट लेवल से इसके अंदर बाय करना है। आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो 460 का रहेगा, फिर 465 तक का इसका मूव एक्सटेंड हो सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो 448 का रखना है। दूसरा यहाँ पे जो स्टॉक मुझे पसंद आता है वो आरईसी का है। आरईसी के स्टॉक में भी अगर हम देख रहे हैं तो सिमिलर है, स्लो मोमेंटम है बट ओवरऑल स्टॉक की जो ट्रेजेक्टरी है वो अपवर्ड की बनी हुई है। तो करंट लेवल से आप आरईसी को भी बाय कर सकते हैं और आपका जो टारगेट है यहाँ पे वो 280 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो 242 का मेंटेन करना है। दोनों अच्छे शेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं, और दोनों अपने आप में डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों का चोला ओढ़े हुए हैं। मैं डिफेंसिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आईटीसी टिपिकली मार्केट का एफएमसीजी का प्ले होकर डिफेंसिव हो जाता है, लेकिन आज 200 पॉइंट की जब निफ्टी नीचे हो, दोनों शेयर आप देख पा रहे होंगे बाकायदा हरे निशान में है। तो इसलिए मैं इसको डिफेंसिव कम एग्रेसिव शेयर्स की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। दोनों शेयर्स ठीक हैं आपके। सुदीप सर, आप भी जरा मेरे को अपने ट्रेडिंग कॉल्स बता देंगे प्लीज़। जी डिम्पी जी। डिम्पी जी, मेरा पहला ट्रेडिंग कॉल है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। हमने देखा है कि स्टॉक ने जो हिसाब से आज 3-3.5% की बढ़त के साथ एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है। स्टॉक 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर फिर से लौट आया है और इसी के साथ ये जो मूव आज हम देख रहे हैं उसी के साथ स्टॉक ने जो 24-25 अगस्त का जो एक स्विंग हाई था 750-52 का, ये उसके ऊपर अब निकल गया है। वो एक जो कंसोलिडेशन पिछले हम 1-1.5 महीने में देख रहे थे उसके ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है और साथ ही साथ 24 जुलाई को एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, वो कंप्लीट गैप स्टॉक ने फिल कर दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक की एक नई ट्रेजेक्टरी स्टार्ट हो रही है और जब बैंक निफ्टी 600 पॉइंट नीचे है और ये स्टॉक 3%, 3.5% ऊपर है, तो ये आउट परफॉर्म कर रहा है इंडेक्स को और मुझे लग रहा है यहाँ पे अच्छा मोमेंटम आ सकता है आने वाले 1-2 सेशंस में। डेली और वीकली दोनों चार्ट्स पे एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो मुझे लग रहा है 735 के स्टॉप लॉस से 785, 790 के टारगेट के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बाय करना चाहिए। दूसरा स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया में हमने देखा है कि सीपीएसई स्टॉक्स सारे के सारे मोमेंटम में है और उसमें कोल इंडिया में आज हम देख रहे हैं कि जो इसका 283, 282 का जो एक रेजिस्टेंस था उसको भी स्टॉक ने क्रॉस कर दिया और आज पूरे सेशन में स्ट्रॉन्ग खड़ा है 1.5% की तेजी के साथ। और यहाँ पे जो पूरा सेगमेंट ये सीपीएसई का फ्लेवर में, तो इसको बहुत ज्यादा निफ्टी बैंक निफ्टी के मोमेंटम से कोई ज्यादा लेना देना नहीं लग रहा है एज ऑफ नाउ जो मोमेंटम हम देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल डेली वीकली मंथली सारे टाइम फ्रेम पे स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग है, पोजिशनल कैरी किया जा सकता है और 280 के स्टॉप लॉस के साथ 295 के टारगेट के लिए। ठीक है, दोनों शेयर आपके बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर आप एयू स्मॉल बैंक नहीं देते तो मेरा अगला सवाल एयू बैंक पे ही होता सुदीप, और मैं इसकी वजह भी बताता हूँ क्योंकि मैंने इसके डेरिवेटिव्स डाटा को थोड़ा चेक किया। मैंने फिर बाद में आपके देखने के बाद मैंने इसका टेक्निकल्स भी देखा जो 50 दिन की एवरेज से पुल बैक दिखा रहा है। ये जो मैं आपको दिखाया है फ्यूचर्स की प्लेट इसलिए है क्योंकि आज ताज़ा खरीदारी हो रही है इस शेयर के अंदर। हालांकि बिल्डअप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि सपोर्ट से ऊपर आ रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये हो सकता है आपको 1 से 2 दिन थोड़ा लहरा के चले, लेकिन अच्छे से मोमेंटम आपको ज़रूर दिखाएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस आपका इस शेयर मेरे को बहुत पसंद आया। कोल इंडिया भी आपका दूसरा शेयर है। अभिषेक, चारों ट्रेडिंग कॉल्स हमारे पास आ चुके हैं। ट्रेडिंग कॉल्स हो गई हैं, 4 के 4 ट्रेडिंग कॉल्स अपने एक्सपोर्ट के, लेकिन जो बाजार की मूड खराब करने वाले शेयर हैं जरा उसको जरा चेक कर लेते हैं। आपके मन में सवाल ये होगा कि एचडीएफसी बैंक 8 सत्र में जितना ये शेयर चला था उतना सिर्फ 2 सत्र में सारी की सारी तेजी एचडीएफसी बैंक ने गवाई है। और डिम्पी, आप तो बार बार कहते हैं कि बाजार देखिए जाता सीढ़ियों से ऊपर है और आता लिफ्ट से नीचे है। वो थियरी आज ना एचडीएफसी बैंक के शेयर में दिख रही है। आपसे इस पर दलजीत सर जानना चाहेंगे कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो 0.3% की जो कमी की आशंका जताई है, एसेट क्वालिटी को लेकर भी कुछ मैनेजमेंट ने कंसर्न जाहिर किए हैं और निवेशक ना इंतजार कर रहे थे कि कब ये शेयर चलना शुरू हो, और चलने के साथ ही एक बुरी खबर। कितने नेगेटिव आप देख रहे हैं और ये आज की बिकवाली थम जाएगी या फिर थोड़ी सी मुश्किलें भी और गहराएंगी यहां से?
हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करते हैं क्योंकि कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फंड के हिसाब से होती है, बट ये स्टॉक हमारे फंड में नहीं है, तो वो एक डिस्क्लोजर हो गया और इसलिए हम उस पर अपना व्यू दे सकते हैं। एक व्यू के तौर पे बता रहे हैं कि हमारा मानना ये, देखिए आप ये समझिए कि ये इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, इसमें जो मर्जर हुआ है वो सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का मर्जर हुआ है, तो नेचुरल बात है कि कुछ समय तक टीथिंग प्रॉब्लम रहेगी, कुछ समय तक बड़ा साइज, इतने बड़े जब बेहमत आपस में मर्ज होते हैं तो बहुत सारी चीजें टेक्निकलिटीज की वजह से नंबर्स में, रेशियोज में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो वो हमें मान के ही चलना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगले 3 महीने या और 2 क्वार्टर 6 महीने मैक्सिमम, ये सब जो बेस इफेक्ट, मर्जर का इफेक्ट, ये सब जो है वो खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आप समझिए कि एक जो रिजल्टेंट कंपनी निकलेगी वो कितनी बड़ी होगी और उसको चैलेंज करने वाली कितनी कंपनियां इंडिया में, क्या वर्ल्ड में कितनी होगी। तो ये मान के अगर आप व्यू लेंगे कि 1-2 साल का व्यू लेकर के चलेंगे, तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके की जो मिस प्राइसिंग होती है, जब इस तरीके की नेगेटिव न्यूज फ्लो होता है स्टॉक में, तो वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। बहुत सारे लोग इसमें आपको बोलेंगे कि ये HDFC बैंक वैसा ही हो गया जैसा ITC था कुछ समय पहले, नो बिल्कुल चलता ही नहीं था, 2-3 साल लगातार नहीं चला, सबको वैल्यू दिखती थी बट कोई लेता नहीं था, और जिन्होंने लिया फिर उनको उसका पूरा पेशेंस का बेनिफिट मिला। तो आई थिंक वो यहाँ पर भी वही अप्रोच होनी चाहिए कि अगर आपको जो है लॉन्ग टर्म व्यू है, आप पेशेंस रख सकते हैं, तो कंपनी वाइज, क्वालिटी वाइज, मैनेजमेंट क्वालिटी, एवरीथिंग कोई इशू है ही नहीं। ये सब टेक्निकलिटीज हैं। अभी 3.2, 3.25, 3.3, अगर 10-20 बेसिस पॉइंट, ऑफ कोर्स नंबर बड़ा होगा बिकॉज साइज बड़ा है, बट ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है बिकॉज उनका साइज ही बहुत बड़ा है, तो ना कि कोई कंपनी गलत काम कर रही है, कुछ उनमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है तो सर, इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखिए। परफेक्ट। तो धैर्य बना के रखिए, अवसर के तौर पर देखिए आज की गिरावट को। लेकिन फिर से चलेंगे हम मिरर नाउ के छत्तीसगढ़ समिट में, जहां पर छत्तीसगढ़ में पर्यटन को लेकर क्या कुछ सरकार कर रही है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के चेयरमैन अटल श्रीवास्तव। साउथ बस्तर में है, ऐसा कहा जाता है कि जब माता पार्वती के भगवान ने वो किए थे तो उनके दांत वहां गिरे थे, तो दंतेश्वरी माता का बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। इस तरीके से साउथ बस्तर के जो ट्राइबल कल्चर, संस्कृति, वहाँ के डांस, आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा स्टेट है जहाँ के ट्राइबल्स जब अपनी शादियां करते हैं तो वहाँ एक परंपरा है घोटुल। अब तो ये हमारे बड़ी सिटीज में, मेट्रो सिटीज में हो रहा है कि हम एक दूसरे को लड़कियां देखते हैं, लड़के देखते हैं, पसंद करते हैं, फिर हाँ कहते हैं। पहले तो मदर फादर शादियां कर दिए, पर हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत पुरानी परंपरा है, कई 100 साल पुरानी। घोटुल के रूप में जो नौजवान आदिवासी नौक युवतियां रहती हैं वो एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, वहां पर रात भर डांस होता है, ट्राइबल डांस होता है, और जिस भी ट्राइबल लड़के या लड़की को कोई लड़की पसंद आती है तो वहां उसको प्रपोज करता है वो, और वो एक्सेप्ट करती है तो रिश्ता आगे बनता है और फिर शादियां होती हैं। तो सोचिए ये परंपराएं 300, 400, 500 साल पहले केवल छत्तीसगढ़ में ही है। वैसे ही हमारा साउथ छत्तीसगढ़ है, नॉर्थ छत्तीसगढ़ है, जहाँ पर मेन पार्ट जैसी बड़ी पहाड़ियां हैं, जहाँ पर घने जंगल हैं, और आपने देखा होगा कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप गाड़ी को बंद कर दें और उल्टा खड़ा कर दें कि वो पहाड़ की तरफ चढ़ने लगती है अपने आप, पानी जो है पहाड़ की तरफ ऊपर चढ़ता है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर बनाए गए हैं। वहाँ तिब्बती सभ्यता, वहाँ पर तिब्बती लोग आके बसे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ प्रकृति का गढ़, बहुत ही खूबसूरत छत्तीसगढ़ है, और इसको कहीं से एक्सप्लोर नहीं किया गया था पिछले 15 सालों में। पर हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ को टूरिज्म के, पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश करी। हमारा छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ लैंड लॉक स्टेट है। वी डोंट हैव एनी बिग बॉर्डर वाटर्स, हमारे पास समुद्र तल नहीं है, हमारे पास पहाड़ नहीं है, पर हमारे पास समुद्र जैसा ही एक डैम है, बांगो डैम है, गंगरेल डैम है, जिसमें 40 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर एरिया में पानी भरा हुआ है। तो वो समुद्र जैसा ही लगता है। आपने बस्तर की बात की, और आज से कई साल पहले, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रायपुर में थी, किसी काम के लिए आ रखी थी, और सबने बोला बस्तर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बट एक एडवाइस ये भी आया था कि जाने की कोशिश मत करना, कमर टूट जाएगी, सड़कें नहीं है वहाँ पर। तो टूरिज्म को डेवलप करने की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आता है पहुँचेंगे कैसे, क्या वहाँ सड़कें हैं, चलो पहुँच भी जाएंगे तो क्या वहाँ रहने के लिए जगह है,
सेफ है नहीं है? तो आप बस्तर के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि सब लोग बस्तर की बात करते हैं। देखिए, पहले आज से 15 साल पहले बस्तर जाने के लिए करीब 6 घंटे का समय लगता था जब आप रायपुर से बस्तर जाते थे। आज आप 3.5 घंटे में बस्तर पहुंच जाते हैं बाय रोड। बहुत अच्छी सड़क बन चुकी है और केवल बस्तर जगदलपुर ही नहीं, उसके आसपास के इलाकों में भी आप जाएंगे तो सड़कों का जाल बिछ चुका है। पहले नक्सलाइट सड़कों को उड़ा देते थे, उसमें ब्लास्ट कर देते थे। अब वो गतिविधियां भी पिछले 3-4 सालों से कम हो गई है। बहुत ही कम हो गई है, कोई सड़कें उड़ाई नहीं जा रही है। और अगर आप बस्तर की बात करेंगे तो बस्तर में कभी भी नक्सलाइट ने भी किसी भी टूरिस्ट को कभी परेशान नहीं किया। और आप बस्तर को देखने का नजरिया अलग है। वहाँ के ट्राइबल, आप अभी बस्तर जाएंगे, यहाँ से 100 किलोमीटर बाद गंगरेल डैम है धमतरी के पास, वहाँ रुकने की व्यवस्था है। वहाँ से आप फिर 70 किलोमीटर चलेंगे तो काकेर आएगा, काकेर में रुकने की व्यवस्था है, टूरिज्म का मॉडल बना हुआ है। उसके बाद फिर 100 किलोमीटर कोंडागांव जाएंगे। तो लगभग हर 50-100 किलोमीटर ग्लोबल। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो बाजार में इस वॉलेटाइल मूव के बीच आपके लिए मौके कहाँ होने चाहिए, जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, यही बताने के लिए हमारे साथ जय पटेल बने हुए हैं आज का ऑप्शन का ट्रेड बताने के लिए। उनसे बात करते हैं। गुड आफ्टरनून जय, बताएं ऐसे मौके पे क्या होना चाहिए स्ट्रैटेजी? थोड़ा दबाव में आपको बैंक सारे दिख रहे हैं, हेवी वेट्स, रिलायंस, HDFC जैसे स्टॉक्स से प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। क्या यहाँ पर मौका शॉर्ट साइड के ट्रेड्स देखने का ज्यादा होगा? क्या आप पुट खरीदेंगे, कॉल सेल ऑफ करने की राय देंगे? कहाँ है स्ट्रैटेजी? तो एब्सोल्युटली अभी मुझे जैसे निफ्टी में हमने गिरावट देखी आज के दिन में, तो मुझे बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी का ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिटेबल लग रहा है कल के दिन के लिए। बिकॉज हम निफ्टी में देखें तो 19,900 का मार्क अभी ब्रीच किया डाउन साइड में, और अभी 30 मिनट्स की कैंडल पर देखें तो निचली साइड पर 19,800 की पॉसिबिलिटी लग रही है। कल के दिन में भी जा सकता है, FOMC की मीटिंग है। तो यहाँ पर निफ्टी बियर पुट स्प्रेड यहाँ पर हम यूज करेंगे। 19,950 का पुट बाय करेंगे, जो अराउंड अभी 72 रुपीज के अराउंड है, और 19,700 का पुट सेल करेंगे। दोनों में अराउंड 1 लॉट की स्ट्रेटजी होगी। और ऑल्सो यहाँ पर हम कुल लागत देखें तो अराउंड 74 बाइंग और 11 सेलिंग का भाव है, तो 63 हमारी कुल प्रीमियम पे करना होगा। यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो 29% मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से दिख सकता है, जो अराउंड 7,000 के जितना प्लेस है। मैक्सिमम लॉस की बात करें तो यहाँ से अराउंड 12 to 13% जितना मुझे दिख रहा है। ओवरऑल ये स्ट्रेटेजी अगर निफ्टी कल के दिन में डाउनवर्ड मूवमेंट के साइड रहा तो मुझे लग रहा है अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। और वैसे ये स्ट्रेटेजी काफी सेफ है, ऊपर के लेवल दिख नहीं रहे कल के दिन में, और आज के दिन में भी हमने देखा काफी एक बेट आ रही है। तो ये स्ट्रेटेजी मुझे लग रहा है निफ्टी में बियर पुट की स्ट्रेटेजी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे सकती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखें तो 0.46 अभी के हिसाब से मुझे लग रहा है, तो ये स्ट्रेटेजी काफी बढ़िया मिल सकती है कल के दिन। तो बियर पुट स्ट्रैटेजी, बाजार में थोड़ा दबाव है तो आप बियरस साइड हो, लेकिन रिस्क भी डाउनसाइड जो रिस्क है वो भी एक लिमिटेड होना चाहिए। इसलिए 19,750 की पुट को वो बेच भी रहे हैं और 19,950 की पुट को खरीदने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि बाजार में दबाव है। ठीक है, थैंक्स फॉर दिस स्ट्रैटेजी। पूरा स्ट्रैटेजी बनाने के लिए और इसके कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है ये सारा बताने के लिए हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि आज बैंक्स, आज मेजरली जो बड़े हैवी वेट्स हैं HDFC और रिलायंस, वहाँ से बड़ा दबाव आ रहा है। और साथ ही कुछ क्रूड डेरिवेटिव्स के भी ट्रेड्स डिस्कस कर लेते हैं, क्या वो भी यहाँ से शॉर्ट कैंडिडेट्स हैं। पेंट स्टॉक्स हो गए, बर्जर पेंट जैसे स्टॉक्स हैं, वहाँ पर आप अच्छा खासा शॉर्ट बिल्टअप देख रहे हैं। क्या यहाँ पर पेंट स्टॉक्स को फर्दर एक बार शॉर्ट सेल करना चाहिए? इनफैक्ट पूरे जो क्रूड डेरिवेटिव्स हैं, क्या वो इस वक्त अच्छे शॉर्टिंग कैंडिडेट्स भी हैं? FNO में कोई लॉट्स, अगर कोई ऐसे फ्यूचर शॉर्ट करना हो तो कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं क्रूड डेरिवेटिव के स्पेसिफिकली? ध्वनि भी है हमारे साथ और सुदीप भी है। सुदीप से होगा ये सवाल। प्रियंका जी, अगर हम दोनों स्टॉक्स को देखें, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स, तो बर्जर पेंट्स का ट्रेंड बहुत अच्छा लग रहा है। वीकली डेली दोनों टाइम फ्रेम पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है, और बर्जर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के ऊपर भी है। अगर हम देखें तो ये स्टॉक अपना जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके नीचे भी क्लोज नहीं दे रहा है। तो मुझे लग रहा है फिलहाल भले क्रूड ऊपर है, पर बर्जर पेंट्स को शॉर्ट करने से थोड़ा दूर रहना चाहिए। पर अगर एशियन पेंट्स को देखें
तो दोनों स्टॉक को साथ में कंपेयर करें तो एशियन पेंट्स अंडर परफॉर्म कर रहा है, वहां पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन भी है, और जो चैनल का जो निचला हिस्सा है 3170 3180 उसके बहुत करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर दोनों स्टॉक में से अगर मुझे किसी को शॉर्ट करना होगा जस्ट बिकॉज क्रूड बढ़ रहा है और ये क्रूड डेरिवेटिव है, तो बर्जर पेंट्स के जगह पे मैं एशियन पेंट्स को 3250 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना चाहूंगा, और कन्विंसिंग शॉर्ट रहेगा 3185 स्पॉट लेवल्स के नीचे। फिर एक बार इसके नीचे स्टॉक चला गया तो मुझे लग रहा है ये अपने 200 डीएमए के आसपास आ जाएगा, जहां पे 3075 के आसपास 200 डीएमए। तो यहाँ पे मुझे दोनों स्टॉक से एशियन पेंट्स ज्यादा कन्विंसिंग शॉर्ट लग रहा है। ओके, ठीक है। अब हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, राजेश अग्रवाल हैं, उनका ज़रा स्वागत करते हैं। राजेश सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं आपसे सर ये सवाल नहीं पूछूंगा कि बाज़ार के अंदर में गिरावट आई है क्या ले ले, वो मेरे को पता है आप यही जवाब दोगे, हाँ इस गिरावट की तो वेट ही हो रही थी, मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव था, थोड़ा ज़्यादा चला हुआ था, इसलिए टूट के नीचे आ गया। मेरे को आपसे ये पूछना है, इस गिरावट का फ़ायदा मैं किस शेयर को लेके बनाऊँ, वो शेयर कौन से जिससे मेरे को फ़ायदा मिलेगा? ये तो तय ही है कि बाज़ार को ऊपर आना है। गुड आफ्टरनून दिव्य जी, प्रियंका, आशीष जी और जो भी पैनल में मित्रगण हैं, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आपने सही कहा कि बाजार को तो ऊपर ही आना है। हमने देखा है सेंसेक्स को 100 से चालू होते हुए और आज 60,000 पे खड़ा है, तो अल्टीमेटली इसे ऊपर ही आना है। समय अवधि थोड़ी ज्यादा देनी होती है, कभी कम देनी होती है, और ट्रेडिंग की बातें अलग होती है, वो डेली या वीकली बेसिस पे डिपेंड होता है। बट जब आप निवेश की बात करते हो तो एक लंबी अवधि की बात करते हो। आज जो गिरावट हम बाजार में देख रहे हैं उसमें अगर मुख्य रूप से किसी का योगदान कहा जाए तो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, ये दो ऐसे दिग्गज हैं जिसके कारण से ये गिरावट है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो निफ्टी में करीब करीब 60-65 पॉइंट की जो योगदान गिरावट की है वो एचडीएफसी बैंक की तरफ से आ रही है। अब क्या हुआ है कि वीकेंड पे एनालिस्ट कॉल हुई और उसमें मैनेजमेंट ने ये कहा कि एनआईएम्स में थोड़े दबाव रहेंगे, एसेट क्वालिटी में थोड़ा दबाव रहेगा, और ये सब चीजों के कारण से आज हम लगातार सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं स्टॉक पे। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो मर्ज एंटिटी उभर कर सामने आएगी, ये एक बहुत बड़ी एंटिटी होगी जिसमें कहा जाए तो एसेट क्वालिटी अगर कहा जाए या बैंक की गुणवत्ता कहा जाए या इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, पिछले कई वर्षों से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ने 20-22% की ग्रोथ दर्ज करी है। आने वाले दिनों से मेरा मतलब है कि 1-1.5 साल के बाद ये बैंक ऐसा बैंक होगा जो करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए की बॉटम लाइन दर्ज करा सकता है। 50 बिलियन के आसपास का, $50 बिलियन के आसपास की लोन बुक रहेगी इनकी साल दर साल। और रिस्क मैनेजमेंट की बात की जाए या एसेट क्वालिटी की बात की जाए, उसमें बहुत अच्छी तरीका से ये मैनेज करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री ये कहती है। सही बात है, एचडीएफसी के मर्जर के बाद जो कॉर्पोरेट लोन है उसके वजह से एनपीए में थोड़ा सा अपटिक देखा जाएगा या एनआईएम्स में गिरावट देखी जाएगी, बट ये 3, 3.25 और 3.20 में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, बड़ी साइज है बुक की, इसलिए नंबर्स, एब्सोल्यूट नंबर्स में थोड़ा इधर उधर दिखेगा, बट मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए। आपको 2 साल का नजरिया रखना है और यहाँ निवेश करना है। कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि 15-18% का CAGR रिटर्न आपको इसमें बनता हुआ नजर आए। दूसरा, अगर रिलायंस की बात की जाए, जहां हम लगातार गिरावट देख रहे हैं, वहां अगर आप देखो तो जियो में अच्छी खासी बढ़त बनी हुई है। जियो फाइबर, उन्होंने एयर फाइबर अभी लॉन्च किया है, वो बाजार ने अच्छी तरीके से लिया है। O2C में जहां दिक्कतें बनी हुई थी वहां केपेक्स वगैरह चल रहा है और आने वाले दिनों में अच्छी बढ़त बन सकती है। रिटेल, जहां दूसरे रिटेल के जो कंपनियां लिस्टेड है वहां अगर आप देखो तो 700-800 स्टोर उनके हैं, और यहाँ एक ऐसी कंपनी है जो हर तिमाही में 800 स्टोर जोड़ रही है। 18,000 स्टोर आसपास थे मार्च की तिमाही में। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और जब भी कोई डिमर्जर वगैरह का कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होगा, कब होगा मैं नहीं कह सकता, बट जब भी होगा एक बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। मुझे लगता है ये दो स्टॉक जो आज इतनी गिरावट झेल रहे हैं, आपको एक लंबी अवधि के निवेश का मौका दे रहे हैं।
ओके ठीक है, दोनों ही शेयर्स जो आज कल्प्रिट हैं, लेकिन राजेश सर का कहना है कि दोनों शेयर्स के अंदर दम काफ़ी है, इन्वेस्टमेंट ज़रूर किया जाए। आज 5% का नुकसान है रिलायंस इंडस्ट्रीज में ब्लॉक के बाद। खैर, कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जो डीलर बज़ हो रहे हैं, यानी कि ऐसे शेयर्स जिनमें कोई ना कोई न्यूज़ चल रही है, कुछ खिचड़ी पक रही है। आइए फटाफट से उस शेयर के बारे में आपके सामने रखते हैं। खबर गर्म है सेगमेंट में। शरद आपको पता करके बताते हैं कि डीलिंग रूम चेक इस समय क्या है। शरद बताएं आप। जी बिल्कुल, यहाँ पे नज़ारा टेक फोकस में रहने वाला, और यहाँ पे हमारी डीलर से बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि कुछ काउंटर्स में जैसे कि HNI काउंटर्स और कुछ 1-2 DI काउंटर्स भी जो है यहाँ पे बाइंग देखने मिले नज़ारा टेक की। वॉल्यूम्स की बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं 2 टाइम्स उनके 30 डे एवरेज पे जो है वॉल्यूम्स आ रही है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी कि हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड और निखिल कामत ने भी जो है इक्विटी स्टेक को जो एक्वायर किया था कंपनी में। याद रखिए स्टॉक जो है जुलाई के लो से भी 37% ऊपर चला गया है और अपने ऑफकोर्स की डे मूविंग एवरेज है सबके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ऑफकोर्स जो उनकी बातचीत चल रही है अभी चेन्नई मीट्स हो रही हैं और यहाँ पे जो है 28 सितंबर को जो है इनका जो पार्टिसिपेशन भी होने वाला JP मॉर्गन के इन्वेस्टमेंट समिट में। और हाल ही में जो फंड रेज हुआ था यहाँ पे उसकी 2 एप्लीकेशंस हो सकती है। सबसे पहला हो सकता है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एक्विजिशंस कर सकते हैं, और दूसरा जो है बाज़ार का एक्सपेक्टेशंस है कि उनकी जो प्रीमियम सेगमेंट है या गेमिफाइड अर्ली लर्निंग सेगमेंट है, इन दोनों सेगमेंट्स में जो है इन्वेस्टमेंट देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे आज देख रहे हैं कि कुछ HNI काउंटर्स में और सेलेक्ट DIs में जो है बाइंग नज़ारा टेक में देखने मिल रही है और वॉल्यूम्स में भी स्ट्रेंथ है। नज़ारा टेक में अच्छी बाइंग है, 5% ये शेयर ऊपर है और इस शेयर को लेकर रुझान बढ़ रहा है। लेकिन नज़ारा टेक में बातचीत करेंगे उसके पहले एक और शेयर राजेश जी मैं आपसे चेक करना चाहूँगा। देखिए मुझे तो बहुत पसंद है पावर ग्रिड का शेयर, क्योंकि 5-6% की डिविडेंड यील्ड हो जाती है और 15-20% की अगर हम CAGR रिटर्न की बात करें तो वो मिल जाते हैं। अब बोनस के बाद ये शेयर ना फिर से हम देख रहे हैं कि चलना शुरू कर दिया है और आज तो कमज़ोर बाजार में भी 2-2.5% ऊपर है। ये निफ्टी का टॉप गेनर है। मन तो है कि हाँ इसको लिया जाए, भाव जरा बता दीजिए कितना ठीक है और यहां से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं शेयर में। सिर्फ पावर ग्रिड ही नहीं, इस तरीके की 3-4 कंपनियां PFC है, REC है, पावर ग्रिड है, इन्होंने लगातार 5-6% की यील्ड बैठाई है और अच्छे डिविडेंड दिए हैं, ग्रोथ अच्छी रही है। और इस वक्त खास करके अगर बात की जाए तो जिस तरीके का रुझान पावर सेक्टर एज ए होल में बना हुआ है, मुझे लगता है कि पावर ग्रिड जैसी कंपनियां एक अच्छा नंबर्स भी रिपोर्ट करेंगी और डिविडेंड तो अपनी जगह बना हुआ है। हमारा अनुमान है ये स्टॉक एक्स बोनस, जो कि अब ऑलरेडी एक्स बोनस ही चल रहा है, 220-25 के ऊपर की स्तर पे तक जा सकता है। खरीदारी के लिए मैं ये कहूंगा कि कोई गिरावट आती है 190-180 के रेंज होते हैं, वो एक बहुत कंफर्टेबल लेवल होगा। इस वक्त भी अगर कोई खरीदारी करना चाहता है तो मैं समझता हूँ ले सकता है, बट कंफर्टेबल लेवल हमारे लिए 180-190 का आता है। 180-190 के दायरे मिले तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये शेयर चलेगा 225-230 की रेंज में, आपको फिर से जल्दी ही जाता हुआ दिखाई देगा। आज हम देख रहे हैं कि वायर वाली कंपनियां, EMS वाली जो कंपनियां हैं वहाँ पर एक्शन है। आप प्रेसिजन वायर को देखिए, करीब करीब 12% के आसपास का उछाल है। पॉलीकैब जो कि दिग्गज है इस सेक्टर का, करीब करीब 80,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आज अच्छा खासा एक्शन है, 2-2.5% ये भी शेयर चल रहा है। ध्वनि आप जरा चेक कीजिए पॉलीकैब को, क्या ये शेयर और चल सकता है क्या? 5,300 का भाव तो इसका हो गया है, यहां से कितनी तेजी? जी बिल्कुल, पॉलीकैब की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉक ने ऑलरेडी अपना जो यहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट है वो हमें दे दिया था, जिसके बाद स्टॉक के अंदर हमने देखा है कि 4800 से लेके यहाँ पे 5200 तक की रैली देखने को मिली है। इसी का वापस से जो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई था उसी के ब्रेकआउट की तरफ हम जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से एक न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। आपका जो टारगेट इसके अंदर रहेगा नेक्स्ट वो 5500 तक का यहाँ पे एक्सटेंड होता है। स्टॉप लॉस की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ में 5195 का स्टॉप लॉस लेके चलना है। सारी वायर्स एंड केबल स्टॉक्स में मूव है। RR काबल लिस्ट हुआ है और इस वजह से भी शायद ये पूरा स्पेस बसिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ और स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। SGVN जैसे स्टॉक जिसमें आज 8% तक की तेजी है और
क्योंकि इन्होंने फिर एक MOU साइन किया है PFC के साथ और पिछले जून से ही अगर आप देखें स्टॉक में अच्छी खासी मूव आ चुकी है। इस स्टॉक के भी चार्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार पावर से जुड़ी हुई एक और, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है, इसी के साथ इससे जुड़ा हुआ एक स्पेस जो पावर स्पेस है उसमें कुछ अपडेट प्रकाश हम तक लेकर आया है। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने बिजली कंपनियों को PPA खत्म होने के बाद बिजली खुले बाजार में बेचने को मंजूरी दे दी है। डिटेल्स एक बार प्रकाश से समझते हैं, उसके बाद कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे। प्रकाश बताएं। देखिए, देश में पावर डिमांड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसकी मांग को पूरी करने के लिए सरकार ने वैसे तो कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय ने एक और अहम फैसला किया है जिसके हिसाब से सभी जो पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं उन्हें इस बात की इजाज़त दी गई है कि पावर परचेज एग्रीमेंट जब ख़त्म हो जाता है, उसकी मियाद जब ख़त्म हो जा रही है, उसके बाद उन्हें इस बात की इजाज़त होगी कि वो पावर ओपन मार्केट में बेच पाएँ या एक्सचेंजेस पर बेच पाएँ। जैसा कि आपको पता है कि कुछ महीने पहले ऊर्जा मंत्रालय ने ये फैसला किया था, खासकर PSU जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर डिस्कॉम्स का जो पावर परचेज एग्रीमेंट है उनके साथ अगर वो ख़त्म ही हो जाता है तब भी वो उनसे पावर परचेज जो है वो जारी रख सकती हैं। लेकिन इसमें कुछ एनोमलीज सामने आ रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने अब ये फैसला किया है कि ये जो ऑर्डर है 2-3 महीने पहले का, उसको वापस ले लिया जाएगा और पावर जनरेशन कंपनीज को इस बात की इजाज़त होगी कि वो अपने बिजनेस वायबिलिटी के हिसाब से जहां भी चाहे पावर जो है वो बेच पाएं या किसी दूसरी कंपनी के साथ या दूसरे तरीके से एग्रीमेंट कर पाएं। साथ ही साथ डिस्कॉम्स को भी इस बात की इजाज़त होगी कि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी दूसरे सोर्स से पावर जो है वो ख़रीद पाएँ। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैसला लिया गया है, जितनी भी PSU पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं, अगर किसी प्लांट के पास PPA एग्रीमेंट नहीं है या वो पहले ही एक्सपायर हो गया है, वैसी सूरत में एक कॉमन पूल क्रिएट किया जाएगा जहां पे इस तरह के जो पावर प्लांट्स हैं उनको लाया जाएगा और साथ ही साथ इस स्कीम के हिसाब से एक यूनिफॉर्म टैरिफ मैकेनिज़्म जो है वो बनाने की तैयारी जो है जा रही है, जिसके हिसाब से वैसे राज्य या फिर वैसे बायर जिनको पावर की ज़रूरत है लेकिन उन्हें किसी दूसरे एग्रीमेंट के थ्रू मिलने की संभावना नहीं दिख रही है, वो इस कॉमन पूल को अप्रोच कर सकते हैं। उसके लिए यूनिफॉर्म टैरिफ होगी और अपनी अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से इस तरह के जो बायर हैं या स्टेट्स हैं पावर की खरीद कर पाएंगे। तो ये एक नया मैकेनिज़्म जो है इसकी शुरुआत की जा रही है ताकि जो बढ़ती पावर डिमांड है उसके बीच में पावर की जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में वो सुनिश्चित की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश ये खबर बताने के लिए। लेकिन इसी स्पेस से जुड़े हुए कुछ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं और एक ऐसा स्टॉक जिसमें पावर इलेक्ट्रिसिटी का क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी आता है और साथ ही रिन्यूएबल के साथ भी आता है और आज भी स्टॉक में अच्छी खासी मूव है। हम बात करें SJVN की, 7-8% चल चुका है पिछले 5-6 महीने में आप देखें तो 3 गुना हो चुका है स्टॉक। आज इसने अपना ऑल टाइम हाई भी मारा है 83 रुपए के आसपास और आज एक जो नया MOU इन्होंने साइन किया और उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट भी अच्छी खासी बड़ी है। लेकिन जिस तरह की मूव राजेश इस स्टॉक में आ चुकी है और अब इसके पास अभी भी काफी ट्रिगर्स हैं, आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो काफी महंगा भी है ये स्टॉक, लेकिन जिस तरह के मूव दिखा रहा है आप इसे कैसे वैल्यू करते हैं? आपका कंफर्ट आता है क्या इस स्टॉक को इन लेवल्स पर ऐड करने में? ने सही कहा कि ये 3 गुना हो चुका है स्टॉक और उससे पहले का अगर इतिहास देखेंगे तो करीब 8-10 साल तक इसमें कुछ हुआ ही नहीं था। कंपनी ठीक है, बहुत अच्छा कारोबार कर रही है, नए करार भी किए हैं, लेकिन इस वैल्यूएशन पे हमारा कंफर्ट नहीं है क्योंकि अगर आप देखो तो पावर की डिमांड बढ़ रही है, उन्हें मर्चेंट पावर बेचने की इजाजत मिल गई है, जैसे अभी आपके संवाददाता बता रहे थे। तो उस लिहाज से भी अगर मैं देखूं तो कई ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे इस वक्त भी उपलब्ध है। खास करके अगर कहा जाए तो प्राइवेट सेक्टर स्पेस में टाटा पावर को अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर स्पेस में सबसे बड़ी क्षमता वाली कंपनी रिन्यूएबल में भी है, कई नए प्रोजेक्ट्स बना रही है और बावजूद उसके वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। CESC को अगर आप देखें तो 10 से भी कम की पी पे ट्रेड कर रही है और वह न केवल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, पावर जनरेशन में बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। तो ये 2 कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। और अगर सरकारी क्षेत्र में देखना हो तो मुझे लगता है कि NTPC आपको ज्यादा कंफर्ट देता है क्योंकि सबसे बड़ी कैपेसिटी उनके पास है, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, कई नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 2-3 कंपनियां हैं जहां नजर रखनी चाहिए पावर स्पेस में rather than going for SJVN।
दूसरे आपको बेटर लगते हैं वैल्यूएशन के लिहाज से? बिल्कुल, महंगा तो काफ़ी हो चुका है इस लेवल पर। आप ऑफ कोर्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है, इसलिए आपको एनटीपीसी, क्योंकि ट्रिगर इस पूरे स्पेस के लिए अच्छा खासा है, तो एनटीपीसी पर हमारे व्यूअर्स नजर डाल के रख सकते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स और डिस्कस करते हैं जिनमें आज अच्छी खासी मूव है, और एक स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, 2% की मूव है, अच्छा खासा वॉल्यूम है इसमें। आप अगर इस स्टॉक को पिछले 1-1.5 महीने से, और इस पर कई सारी ब्रोकिंग फर्म्स की रिपोर्ट आई, 275 तक ये स्टॉक स्लिप हुआ, अब इसने एक चाल पकड़नी शुरू किया है, एक अच्छा दबाव ये झेल चुका है ध्वनि एम&एम फाइनेंस। आज ये जो 2-2.5% की तेजी है, आपको लगता है कि अब ये मूव सस्टेन करेंगे और इनफैक्ट एक अपलेग के लिए तैयार है काउंटर, इसमें इन लेवल्स पर एंट्री करने की सलाह देंगी आप? आपने जैसे स्टॉक को मेंशन ही कर दिया है, और मैं इसको बीटीएसटी ट्रेड के तरीके से देने वाली थी। स्टॉक ओवरऑल अगर हम स्पेस भी देखते हैं तो चोला फाइनेंस है, महिंद्रा फाइनेंस, इन सब में आज एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट मोमेंटम देखने को मिला है। ओवरऑल वॉल्यूम्स का भी अगर हम एम&एम की फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक इंक्रीज आज बहुत ही अच्छा इसके अंदर देखने को मिला है। करंट लेवल से आप डेफिनेटली इसको ऐड कर सकते हैं। 325 से लेके 326 तक का इसका एक टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस जो इसके अंदर आपको मेंटेन करना है तो 305 का स्टॉप लॉस लेके चलना है। एम&एम फाइनेंस के लिए 305 रुपए का स्टॉप लॉस। आज हम देख रहे हैं कि बाजार कमजोर है, लेकिन कुछ टायर शेयर आज दौड़ लगा रहे हैं। अपोलो टायर में करीब 1.5 से 2% के आसपास की तेजी है, दिन के ऊपरी स्तर पर यह कारोबार कर रहा है। अगर हम एमआरएफ की बात करें तो वहां पर भी बड़े साइज का शेयर है, लेकिन आधे % वो भी शेयर ऊपर है। लेकिन बड़ी वाली जो तेजी हो रही है वो है जेके टायर के शेयर में, तकरीबन ये 6-7% ऊपर ये शेयर आ गया है। सुदीप, जरा चेक कीजिए, टायर में कहीं लॉन्ग के बढ़िया मौके बन रहे हैं क्या इस स्तर से? यदि हम टायर के स्टॉक्स देखें तो मुझे लग रहा है कि अगर जेके टायर और अपोलो टायर को कंपेयर भी करें तो अपोलो टायर बहुत ज्यादा वीक है और जेके टायर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर जेके टायर पिछले 3 महीने में मुझे लग रहा है कि अगर जुलाई से बात करें जाए तो 250 वाला स्टॉक 250 और 280 के बीच में रहा है, और सामने अपोलो टायर में एक अच्छा खासा करेक्शन भी हमने ऊपर के लेवल से देख लिया है कि 430-40 वाला स्टॉक 365-370 तक आ चुका है। तो मुझे लग रहा है हमारी राय रहेगी कि जेके टायर में ही करंट लेवल से भी बाइंग किया जा सकता है। और स्टॉक ने अगर हम देखें तो जो जो 10 अगस्त के बाद का जो हाई है, अब ऑलमोस्ट वही लेवल पे स्टॉक वापस आ चुका है, और सारा कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है 274 के ऊपर सस्टेन करने से ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है डेली वीकली दोनों चार्ट के स्ट्रक्चर पे, और जेके टायर खरीदा जा सकता है 263 के स्टॉप लॉस से 295 और 305 के टारगेट के लिए। देखिए, ठीक है, 295 और 305 के टारगेट जेके टायर के लिए। राजेश सर, इस साल हमने देखा ना कि अच्छी चीज ये रही कि सरकारी कंपनियां जो कई साल से चली नहीं थी, बहुत सारे स्टॉक्स की री रेटिंग हुई। आईटीआई को भी हमने काफी तेजी से ऊपर जाते हुए देखा। 125 से 200 का जो आंकड़ा था ना, सिर्फ 3 दिन में पार कर लिया, और उसकी वजह यह थी कि स्मैश नाम से इन्होंने अपने पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप्स लॉन्च किए, और इस खबर को बाजार ने हाथों हाथ लिया। हालांकि अब थोड़ा सा प्रेशर ऊपरी स्तरों से आ रहा है, तो नीचे के लेवल वाले जो लोग हैं 100-125 वाली रेंज में, क्या वो प्रॉफिट बुकिंग कर लें, एक बार के लिए निकल जाए, ये ठीक रहेगा? करना चाहिए। मुझे लगता है कि नंबर्स वगैरह अगर फाइनेंशियल देखेंगे तो ये वैल्यू को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। ये जो खबर आई कि लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह को लेकर के, और थोड़े दिन पहले ऐसे आया कि इंपोर्ट्स पे कुछ प्रतिबंध लग रहे थे सरकार की तरफ से, तो वो एक कैटलिस्ट की तरफ काम किया और स्टॉक ने अच्छी खासी बढ़त दिखाई। मुझे लगता है कि ये एक मौका है आपको निकलने के लिए। आपको इसमें निवेश करना हो तो यहाँ से अगर दोबारा 150 के लेवल्स तक आता है तो वहां निवेश कर सकते हैं। इस लेवल्स पे एक बार प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। आज मार्केट में एक रिकवरी का कोई भी सिग्नल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने आज मार्केट की गिरावट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। एक बार सुबह हमने आपको 2 शेयर बताए थे, जेपी पावर और आईएफसीआई, और आईएफसीआई के बारे में ज़ोर से बताया था कि शेयर पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड डे जब इसके अंदर मोमेंटम आएगा, हो सकता है शेयर 25 तक भी चला जाए। 12.5% की तेज़ी के साथ किसी तरह का कोई सिग्नल फटीक का इसमें देखने को नहीं मिल रहा। मैं इसके फंडामेंटल्स पे नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा गंवाया हुआ है, लेकिन ये शेयर अपने प्राइस से और अपने वॉल्यूम से ये सबको अट्रैक्ट कर रहा है। मैं इसलिए ज़रा एक टेक्निकल्स वालों से जाके पता कर लेता हूँ कि 25 तक पहुँचने के चांसेस कितने हैं। सुदीप सर, आप ही ज़रा चेक करके बताइए
2 दिन में यानी कि 2 से 3 सेशन में ये करीब 20% से ज़्यादा चल चुका है। मैं इस पे 25 रुपये का टारगेट देखता हूँ इस मोमेंटम का जो भी बना है। आ जाएगा, चांसेस कितने हैं? डिम्पल जी, अगर हम इसका चार्ट देखें IFCI का, तो स्टॉक का अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट अपने जो 2015-16 के जो लोस थे वहां वो लेवल्स को अब जाके रिटेस्ट कर रहा है और वो लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक तरीके से अगर हम देखें तो ये 6 साल के हाईएस्ट लेवल पे भी ट्रेड कर रहा है और मोमेंटम भी ये सारे स्टॉक्स के साथ है। तो मुझे लग रहा है डेली, वीकली, मंथली तीनों टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्ट्रेंथ चार्ट वाइज दिख रही है। अब कंपनी में इंटरनल क्या फंडामेंटल्स है वो अभी हमें ये पहले भी वैसे ही थे और अभी भी वैसे ही है फंडामेंटल्स, बट एटलीस्ट जो चार्ट स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक और यहाँ पे तेजी जो 25 साढ़े 25 के लेवल की आप बात कर रहे हैं वो बहुत ही इजीली अचीवेबल है और इसके लिए हमें 19 रुपीज का 19 रुपए का स्टॉप लॉस रख के काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। राजेश सर, एक शेयर है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। आज हमने टेक्निकली देख के और डेरिवेटिव सेंस के हिसाब से उस शेयर बताया था। आज के 225 पॉइंट में उसमें जो गिरावट है वो मात्र 40 पैसे की है, अब तो 15 पैसे की है, यानी कि शेयर टूटा नहीं चलेगा। मेरे को ना इस शेयर के बारे में पता नहीं करना, मेरे को इसके ना एक रियल एस्टेट डिवीज़न है इंडियाबुल्स रियल एस्टेट के नाम से, उसके बारे में पता करना। आज वो एक्स्ट्रॉर्डनरी थोड़ा ज़्यादा ठीक है। आप मेरे को ये बता सकते हैं कि आपको ये फेयर वैल्यू पे लगता है 80 रुपये के आसपास इंडियाबुल्स रियल एस्टेट? देखिए, जिस तरह के मैनेजमेंट में बदलाव हुए हैं और नीचे के लेवल से बढ़त हो रही है, कुछ री रेटिंग हो रही है स्टॉक की, मुझे आश्चर्य नहीं होगा ये स्टॉक 90-95 रुपया तक चला जाए तो। बट मैं इसमें बहुत ज्यादा लंबी अवधि के लिए या बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए 90-95 के टारगेट दिख रहे हैं, बट इस सेक्टर में अगर किसी को निवेश करना हो तो बेहतर कंपनियां हैं मेरे ख्याल से। गॉडरेज प्रॉपर्टी, सोबा, मैक्रोटेक, उस टाइप की कंपनियों में ज्यादा रुझान रहेगा बनिस्पत की IB रियल एस्टेट के। IB रियल एस्टेट के लिए मैं शॉर्ट टर्म की सिर्फ सलाह दूंगा, 90-95 के आसपास एक बार आए तो वहां पे मुनाफा वसूल करें। उसके बाद अगर कोई नंबर्स बेहतर आते हैं तो री रेटिंग होती है, देखी जा सकती है, बट इस वक्त 90 के टारगेट के साथ इसमें बने रहा जा सकता है। ठीक है, ये IB रियल एस्टेट पे बात हुई। कुछ जाते थे, बाजार बंद होने से बस कुछ मिनट रह गए हैं। हमारे BTST ट्रेड में ध्वनि ने तो एक ट्रेड मेंशन किया था। सुदीप, आपके रडार पर कोई ट्रेड आएगा? क्योंकि ऑफकोर्स रिकवरी नहीं है, लेकिन जिन बैंक्स, जिन स्पेसेस में अच्छी मूव है, क्या वो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है? पॉलीकैब, डॉक्टर लाल पाथ जैसे काउंटर्स, या फिर कोई और BTST ऐड करना चाहेंगे आप? जी प्रियंका जी, मुझे एक स्टॉक पसंद आ रहा है, वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का अगर हम चार्ट देखें तो आज ओवरऑल सारे PSU बैंक्स में एक अच्छी तेजी है, पर आज PSU बैंक्स में थोड़ा साइडवेज मोमेंटम हम देख रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में हल्का सा करेक्शन है, कैनरा बैंक में फ्लैट है, बट सामने अगर हम देखें तो इंडियन बैंक में अच्छी तेजी है और स्टॉक अपने जो पुराना जो एक स्विंग हाई है उसके ऊपर अब 411 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और अच्छी तेजी के बढ़त बंद दे रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे BTST करके जा सकते हैं 410 के स्टॉप लॉस से 425 के टारगेट के लिए। एक क्विक व्यू हिंदुस्तान कॉपर पर भी बताएं सुदीप। यहाँ पर भी अच्छा बिल्टअप दिख रहा है, हालांकि मूव बड़ी है, लेकिन क्या ये भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है? जी नहीं प्रियंका जी, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर को BTST करके जा सकते हैं। 163 162 एक रेजिस्टेंस ये स्टॉक पे बन रहा है पिछले 3-4 दिन से, और एक लंबी जो सेल कैंडल हमने देखी थी 12 सितंबर की 170 से 155 वाली, ये अभी उसके 50% के ऊपर भी जा नहीं पा रहा है ये स्टॉक, ये लेवल। तो मुझे लग रहा है वो रिट्रेस एक बार 163 164 के ऊपर जाएगा, उसी के बाद ये स्टॉक में तेजी का दौर वापस से आ जाएगा। तब तक 163 जब तक नहीं क्रॉस करता है, चांसेस है कि ये 153 152 का लेवल्स एक बार वापस से रिविजिट कर ले। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर को लेकर ये व्यू। ध्वनि, डॉक्टर लाल पैथलैब को BTST कर सकते हैं क्या, या फिर कोई और शेयर तो बता दीजिए आप। जी बिल्कुल, डिफेंसिव सेक्टर की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो लालपात लैब से ज्यादा अच्छा मुझे यहाँ पे फोर्टिस का स्टॉक लगता है। ऑलरेडी स्टॉक आज जो है वो अपना एक अच्छा अपमूव दे चुका है, बट इसी मूव को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए आप करंट लेवल से इसको BTST ट्रेड की तरह ऐड कर सकते हैं। आपका जो टारगेट इसके अंदर ऊपर की तरफ रहेगा तो आप 350 तक का यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है 331 का रहेगा। 331 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा फोर्टिस हेल्थ के लिए।
ठीक है, आज बाजार हम देख रहे हैं कि 225 अंक नीचे निफ्टी है और निफ्टी बैंक है 532 अंक नीचे। और HDFC बैंक, रिलायंस, जो कि आज के हम कह सकते हैं कि मुख्य कल्प्रिट हैं, वहां पर रिकवरी की कोशिश ही नहीं हुई। हालांकि अच्छी चीज ये भी कह सकते हैं, अच्छा वहां से ज्यादा डिटोरेट सिचुएशन नहीं हुई। 4% नीचे HDFC बैंक और रिलायंस 2.25%। ये आज बाजार की तस्वीर है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन को देखेंगे तो हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले आज 2 गिरने वाले शेयर बाजार में रहे। बाजार की कैसी क्लोजिंग हो रही है, कौन से शेयर चले, कौन से गिरे, कहां से मूड खराब हुआ, कहां से थोड़ा सपोर्ट मिला, पूरा एनालिसिस प्रियंका के पास चलेंगे मार्केट की क्लोजिंग के लिए। बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात तो अभिषेक आपने कवर की है, क्योंकि देखिए 25% जो इंडेक्स का वेट है वो रिलायंस से और HDFC से आता है और उन्हीं के कारण एक बड़ा ड्रैग है। जो बड़े ड्रैगर हैं आपके सामने, HDFC 4% नीचे वो है, लगभग 15% का वेटेज उसका निफ्टी पे है, लगभग 10.8% रिलायंस का वेटेज है, वो 1.5-2% नीचे है। इसी वजह से आपको बाजार में निफ्टी पर एटलीस्ट एक बड़ा डेंट दिख रहा है। और ऑफकोर्स बैंक निफ्टी, HDFC बैंक का कंट्रीब्यूशन क्योंकि वहां भी आ रहा है, इसलिए बड़ा आपको डेंट भी दिख रहा है। लेकिन इस सब में आप देखें तो फाइनेंस काउंटर्स हो, इनफैक्ट PSU बैंक्स हो, वो इतनी बुरी मूव नहीं दिखा रहे। फाइनेंस काउंटर्स में आप चाहे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व को देखें, फॉर दैट मैटर ऑयल प्रोड्यूसर्स को देखें, IT कंपनी को देखें, प्राइवेट बैंक्स के कुछ और स्टॉक्स लाइक एक्सिस बैंक को देखें, इनमें आपको मूव फिर भी दिख रही है। पावर स्टॉक तो ऑफकोर्स इस समय अच्छी खासी तेजी मोमेंटम में बना हुआ है। पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में आप देखें वहां पर बड़ी मूव है। कोल इंडिया में आज भी 1% की आपको तेजी दिखाई दे रही है और थोड़े से क्रूड डेरिवेटिव थोड़ा सा तो यहाँ सॉफ्ट हैं। तो मेजर जो बड़े लगाज हैं, जो बड़ा दबाव बना रहे हैं, उनको अगर आप उनकी वजह से इंडेक्स पर आप बड़ा कट जरूर देख रहे हैं, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, बैंक्स की। लेकिन PSU, मिड कैप PSU बैंक्स की इतनी बुरी पार्टिसिपेशन नहीं दिख रही है। इनफैक्ट आप मिड कैप PSU, मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में ही बात करें ब्रॉडर मार्केट में, क्योंकि थोड़े से कंसर्न के साइंस तो वहां पर भी दिख रहे हैं, अच्छी खासी मूव दिखा चुके हैं। तो वहां पर भी आप देखें तो स्टॉक्स लाइक पॉलीकैब, एनर्जी काउंटर्स में JSW एनर्जी जैसे काउंटर्स, फाइनेंस में आपको बैंक्स एंड फाइनेंस में आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे काउंटर्स, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, फाइनेंस में इनफैक्ट सिर्फ एक पॉकेट नहीं, सारे, चाहे व्हीकल फाइनेंसर हो, होम फाइनेंसर्स हो, वहां पर आपको अच्छी मूव दिख रही है। महिंद्रा फाइनेंस हो, चोला फाइनेंस हो, AU स्मॉल फाइनेंस हो, बजाज फाइनेंस भी इतना ज्यादा बुरा नहीं कर रहा है। सो वहां से आपको मोमेंटम तो दिख रहा है। हैवी वेट्स, कैपिटल गुड्स जैसे स्टॉक्स देखें और इनफैक्ट मिड कैप, स्मॉल कैप में देखें, वहां पर आपको अच्छी मूव दिख रही है। HEG, ग्रेफाइट जैसे स्टॉक्स थे, ब्रोकरेज काउंटर्स हो, वहां पर आपको मूव दिख रही है। कैपिटल गुड्स में चाहे थर्मेक्स जैसे काउंटर हो, ग्रेफाइट, HEG, सुजलॉन जैसे काउंटर्स हो, तो एक्शन आज भी आपको स्टॉक स्पेसिफिक कुछ पॉकेट्स में अच्छा दिख रहा है। अगर बड़ी बात तो यही है कि 2 जो हेवी वेट्स हैं वो ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज आप देखें तो इन्फोटेक जितना भी स्पेस है, टेक्नोलॉजी स्पेस है, इसकी हम सुबह भी बात कर रहे थे कि वो शायद आज इतना बुरा ना करे और आप देख रहे हैं वहां पर मूव है भी। पावर सिर्फ नहीं चल रहा, पावर एंसिलरीज में भी मूव लगातार हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। आप चाहे BF यूटिलिटीज हो, GVK पावर हो, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स हो, इनमें अच्छी खासी मूव आप देख रहे हैं आज के डेट में भी। शिपिंग काउंटर्स में SCI जैसे काउंटर्स में भी आपको एक मूव दिख रही है। और साथ ही क्योंकि रियलिटी एंसिलरीज डिफरेंट अगर पॉकेट्स की बात करें, डिफरेंट थीम्स की बात करें, तो उसमें आपको रियलिटी एंसिलरी लाइक सेरा, ओरिएंटल, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, इनमें आपको भी मूव दिखाई दे रही है। और शुगर काउंटर्स में आज आपको बहुत बड़ी बढ़त नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वहां पर भी उस पॉकेट में भी, टेक्सटाइल्स जैसी पॉकेट में भी आपको मूव दिख रही है। तो पॉकेट वाइज न्यूज बेस्ड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर देखने को मिल रहा है। अदरवाइज निफ्टी पर तो इस वक्त बड़ा ड्रैग है ही और स्ट्रैटेजी भी हमारी थोड़ी सी बियरिश पुट की ही बनती हुई हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। लेकिन कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स आप एडवांस डिक्लाइन की रेशो देखें तो गिरने वाले जो शेयर है वो डबल है बढ़ने वालों से। तो बड़े ड्रैगर्स और ऑफ कोर्स इसका एक बड़ा हैंगओवर क्योंकि 19 और 20 को FOMC की मीट है। आज ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत आते हैं, उस पर हम कैसे कल रिएक्ट करते हैं, बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है। तो ग्लोबल जो क्यूज रहेंगे कल सुबह हमारे लिए वो बहुत अहम होंगे। यहाँ से फिलहाल शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। तो बाजार रिकवरी साइन नहीं दिखाता हुआ 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट निफ्टी पे, सेंसेक्स में आप देखें तो लगभग 800 पॉइंट्स की गिरावट और बैंक निफ्टी लगभग 550 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोज होते हुए आज के ट्रेड में दिखाई दे रहा है। हम तीनों को दीजिए इजाजत। सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज समय दिया, ये स्ट्रैटेजी हमसे डिस्कस की। कल सुबह फिर होती है आपसे मुलाकात। नमस्कार।